वेलकम बैक। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात जो कीनिया पुलिस की तरफ से की जा रही हैं वो पहले से ही तजादात से भरपूर थी और अब नैरोबी पुलिस ने सरकारी तौर पर जारी किया गया बयान भी बदल लिया है और अब दावा किया गया है कि अरशद शरीफ की गाड़ी रोकने वाले एहलकारों पर पहले फायरिंग की गई, जिससे एक कांस्टेबल जख्मी हुआ, जबकि जवाबी फायरिंग में अरशद शरीफ की मौत वाक़ हुई। इससे पहले कीनिया पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया था कि अरशद शरीफ की कार ना रोके जाने पर फायरिंग की गई थी। उनके इस बयान पर भी बहुत शुकूक व शुबहात जारी होने वाले बयान पर भी मामला यकसर ही तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे प्रोग्राम में नैरोबी से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ब्रायन ओबोया ने अरशद शरीफ के कत्ल को टारगेट करके कत्ल किए जाने के शुबे का इजहार किया था, लेकिन उन्होंने इस बात को यकसर मुस्तरद किया था कि सरकारी तौर पर जारी की गई रिपोर्ट को बदला जा सकता है क्योंकि इससे मजीद शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। गुज़श्ता रोज ब्रायन ओबोया ने हमारे प्रोग्राम में क्या बात की थी, जरा उसकी एक झलक आपके साथ रखते हैं। Well, police have said it was a case of mistaken identity. We are not yet able to discount that. We cannot really say for a fact that it wasn't a mistaken identity case, but there are very many questions that make it look as if it was not a mistaken identity. There's just so many questions around it, including different things like the number of shots that were fired at that vehicle, yet we were told that police were supposed to be rescuing a child who had been kidnapped. So that makes it even more strange to imagine that police fired far too many bullets on a vehicle that was supposed to be carrying a child who was abducted. If indeed it was an accident, then it must have been a very horrible accident because it's an accident that no one can believe in. दूसरी जानिब नैरोबी के साबिक गवर्नर माइक सोमो दावा कर रहे हैं कि कातिल स्क्वाड सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ का ताक़ुब कर रहा था। साबिक गवर्नर के मुताबिक कीनियन पुलिस को पाकिस्तानी को ये सोच समझकर गोली मारने के लिए धोखा दिया गया कि अरशद शरीफ कार चोरी में मुलव्विस थे, जबकि मकतूल सहाफ़ी एक मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह को बेनकाब करने वाले थे। उन्होंने मजीद कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट कीनिया के शहरी नैरोबी और कारों के शोरूम चलाता है, जिसमें पाकिस्तानी सियासतदान और मुल्क के डीप स्टेट अरकान शामिल है। ये साबिक गवर्नर नैरोबी का अपना इंकशाफ है, वो क्या कह रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट पोजीशन है। इस वक्त TRT वर्ल्ड से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी अली मुस्तफ़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया। इस तमाम तर मामले पर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली मुस्तफ़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अरशद शरीफ कत्ल का मामला कैसे पेश आया? गाड़ी में उस वक्त उनके साथ जो ड्राइवर थे, जिनका नाम खुरम बताया जा रहा है, वो कौन थे? ये फायरिंग का वाक़या जो अब पुलिस का बयान तब्दील हुआ है कि गाड़ी में से फायर हुआ, और फिर इस वाक़े से पहले अरशद शरीफ और उनके जो ड्राइवर हैं, कार सवार हैं, वो कहाँ मौजूद थे? इस हवाले से आपने भी कुछ तहकीकात की हैं। आपकी तहकीकात में क्या अनफोल्ड हुआ है? मेरा पाकिस्तान में रिहाइश पजीर नहीं हूँ मैं, लेकिन अरशद शरीफ साहब के काम को फॉलो कर रहा हूँ। और जब ये न्यूज ब्रेक हुई तो केन्या के सिटीजन टीवी चैनल में एक न्यूज रिपोर्ट शाया की तकरीबन 2.5 से 3 मिनट की, और उसके अंदर बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइवर जो था अरशद शरीफ साहब का, वो उन्होंने कहा कि टीम के भाई थे खुरम अहमद। जैसे हम जानते हैं अरशद शरीफ साहब के भाई का इंतकाल तकरीबन 8 साल कबल हुआ। वो मेजर थे, आर्मी के अंदर डॉक्टर थे, और एक कार हादसे के अंदर उनका इंतकाल हुआ। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था। दूसरी चीज ये थी कि गोली लगने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और वो गाड़ी लेके चला गया एक जगह एमो डंप के नाम से, और रिपोर्ट के मुताबिक वहां पे इसने एक आदमी नक्कार अहमद से गुफ्तगू की और उनको बताया कि जी ये चीज हो गई। अच्छा, अब नैरोबी में पाकिस्तानी नक्कार अहमद के नाम से तो मैंने सर्च करने की कोशिश की, मगर मुझे नहीं मिला। लेकिन मैंने वकार अहमद जब सर्च की तो लिंक्डइन पे प्रोफाइल आ गई वकार अहमद साहब, जिनका कराची से ताल्लुक था, और वो ऑटवा ऑन्टेरियो कनाडा के अंदर भी रिहाइश पजीर थे, और उनका एक बिजनेस है हट्स एंड होम्स के नाम से, जो नैरोबी में वो चला रहे थे। और फर्दर तहकीकात के बाद ये पता लगा कि जी उनका एमो डंप के नाम से एक शूटिंग रेंज, जहाँ पे केन्यन सिक्योरिटी फोर्सेज जाके अपनी ट्रेनिंग भी करते थे, और उनकी वीडियोस भी उनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद थी, यूट्यूब के ऊपर भी थी। वकार अहमद साहब एमो डंप के नाम से और एक बिजनेस वहां पर रजिस्टर की हुई थी, मिलिट्री सप्लाईज बिजनेस के नाम से उन्होंने एमो डंप को वो चला रहे थे। अच्छा, एक चीज से दूसरी चीज गई, कुछ अपने साथियों से बात हुई, कुछ और तहकीकात की, तो पता लगा कि अरशद शरीफ साहब वकार अहमद साहब के साथ, यानी वहां पे नैरोबी में पिछले कोई चंद माह से रह रहे थे और उनको होस्ट कर रहे थे वकार अहमद साहब। बाद में ये पता लगा कि जी खुरम अहमद वकार अहमद साहब के भाई थे, और इस सब हादसे के बाद उनको कुछ नहीं हुआ। वो गाड़ी लेके वहां पे गए, वहां पुलिस पहुंची,
और वहां पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। फिर ये स्टेटमेंट आया पुलिस का कि जी ऐसे गलती हो गई, मिस्टेकन आइडेंटिटी की। मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता मेरे लिए स्पेशली एज ए सहाफी कि उस वक्त 2 महीने आपने एक बंदे के साथ या 3 महीने आपने एक बंदे के साथ गुजार लिए हैं, उस एरिया में उसका एक फायरिंग रेंज एमोडम के नाम से मौजूद है और पुलिस की कार्रवाइयां भी चल रही हैं। केनियन पुलिस अल जजीरा की रिपोर्ट भी आई हाल ही में कि जी वो तो पैसे लेके लोगों को मारते हैं, असैसिनेशंस करते हैं वो लोगों के। अरशद साहब से कोई 2 या 3 दिन कबल 2 इंडियन बिजनेसमैन भी एक ऐसे हादसे में मारे गए केनिया में, नायरोबी के करीब। तो ये सब चीजें जो आप जोड़ें तो ये आपको वाज़ेह लगता है कि जी सेटअप हो सकता है, मुमकिन है। और ये जो अफराद हैं वकार अहमद और खुर्रम अहमद, इनसे मालूमात लेनी बहुत जरूरी है। हैविंग सेड दैट, ये इन्होंने कोई क्राइम कमिट नहीं किया, ये किसी क्राइम के लिए चार्ज नहीं हुए। केनियन पुलिस ने इन दोनों अफराद से ना कोई तहकीकात की वाज़ेह तौर पे, लेकिन इनसे सवालात ये बनते हैं सर्कमस्टेंसेस के भी। और अगर तो अरशद शरीफ साहब उनके साथ थे, उनकी वहां पे फायरिंग रेंज भी मौजूद है वकार अहमद साहब की, तो उनके क्या उनके भाई को रास्तों का नहीं पता था या पुलिस से रास्ता नहीं थे उनके? इन सब सवालों के जवाब मिलना मेरे ख्याल तो अली मुसा साहब, ये सबसे पहले तो केनियन पुलिस के पार्ट पर है कि वो वकार अहमद नामी शख्स जो भी हैं, खुर्रम नामी शख्स जो कार में सवार था, और फिर केनियन पुलिस ये कह रही है कि उनकी तरफ से फायर भी खोला गया, रिटेलिएट किया गया, जो कि इनिशियल रिपोर्ट में इसे बिल्कुल बरक्स बताया जा रहा था, ऐसी रिटेलिएशन का जिक्र नहीं था। अगर रिटेलिएट किया, खुर्रम हॉस्पिटल भी लेके गई पुलिस, और वकार अहमद अगर उनके भाई हैं तो वो भी ट्रेसेबल है, तो ये तो केनियन पुलिस के पार्ट पर नहीं है कि इन दोनों को सबसे पहले तो अंडर इन्वेस्टिगेशन लेके आए, इनसे इंटेरोगेशन हो, ये जाना जाए कि 2 महीने से ये मेजबानी क्यों कर रहे थे अरशद शरीफ साहब की, इनका लिंक क्या था, और उसके बाद ये फायर क्यों खोला गया, और असल मामला तो इनसे पता चल सकता है। एब्सोल्युटली, आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल सही है। लेकिन केनिया पुलिस के जो बयानात आए हैं ओवर द पास्ट फ्यू डेज, वो तो पहले चेंज बहुत हो रहे हैं और उसके अंदर बहुत बड़े गेपिंग होल्स हैं। बयानात शुरू हुए इस तरीके से कि जी बच्चा हुआ हो गया था, गाड़ी में बैठा हुआ था, उसके वालिद गए कुछ चीज लेने के लिए, वो गाड़ी चली गई, तो उस गाड़ी की तलाश में उस बच्चे को ढूंढते हुए इन्होंने इस गाड़ी पे फायर किया। अच्छा जी, उसके बाद उनके और बयान चेंज हुए, ये ड्रग स्मगलिंग हो रही थी कोई मनशियात की, उसकी वजह से फायर किया। हकीकत क्या है ये आपको केनियन पुलिस से शायद ना मिले, और उन्होंने ये कबूल कर लिया है कि जी हमने खुद ही मारा था मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से। तो इसके ऊपर तो यानी इन भाइयों का तो कुछ बनता ही नहीं है ना। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि हमारी गलती है। अगर वो इसकी ज्यादा तहकीकात करते हैं, क्या भाइयों का या वकार अहमद साहब का या एमोडम का क्या ये केनियन पुलिस से कनेक्शंस थे? अगर तो थे तो किस किस्म के वो ताल्लुकात थे, वो कहाँ तक गए? इस एरिया के अंदर ऐसी क्या पहले कार्रवाइयां हो चुकी हैं जहां पे लोगों को मारा गया है, ये कह के कि जी तो कोई और था, मिस्टेकन आइडेंटिटी? इन सब चीज की तहकीकात होना बहुत जरूरी है। ठीक, अब अली साहब लास्टली देखिए, केनियन पुलिस इस पे बेशक अदम दिलचस्पी का इजहार कर रही हो, लेकिन जब पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि इस पे जुडिशल कमीशन हमने बनाया है, हमने तहकीकाती कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी, दायरा कार को केनिया तक बढ़ाएंगे भी, तो डिप्लोमेटिकली केनियन पुलिस को या उनकी मुकामी इंतजामिया को क्या मजबूर किया जा सकता है कि वो पाकिस्तान की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनको उन लोगों तक रसाई दें कि वो खुद जाके तहकीकात कर लें? एब्सोल्युटली किया जा सकता है, मगर जैसा आपने देखा जो हमारी जुडिशल कमीशन बनी है यहाँ पे पाकिस्तान में बनाई गई है, उसके अंदर जुडिशरी का बहुत लिमिटेड यानी ना होने के बराबर इनपुट था। तो कौन सी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है, उसमें कौन लोग शामिल होते हैं, क्या उन लोगों के ऊपर कुछ शक और शुबात मौजूद है, ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। एक और चीज मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा, एक तो हम केनियन कनेक्शन की बात कर रहे हैं और वाकई में ये एक बैनुल अक़वामी स्टोरी बन चुकी है, क्योंकि ये हादसा हुआ, ये वाकया पेश आया केनिया में। इसके ओरिजिन्स कहाँ थे? ये ओरिजिन्स थे भी कि नहीं थे? क्या इसके अंदर इंटरनेशनल गन रनिंग सिंडिकेट्स इन्वॉल्व हैं, माफिया इन्वॉल्व है? क्या अरशद शरीफ साहब की तहकीकात उन्हें ऐसी जगह पे लेके चली गई, इस सिचुएशन में उनको फंसा दिया कि जिसकी वो तहकीक कर रहे थे उसी के ऊपर उन्हें शायद उनको ट्रस्ट करना पड़ा, या जिसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे उसके ऊपर ही फिर तहकीक शुरू हो गई? इन सब सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। हम नहीं जानते कि किस किस्म का बिजनेस कर रहे थे वकार अहमद साहब, उनके क्या रिलेशन थे केनिया में या कनाडा में या पाकिस्तान में। ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस केस के लिए। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि जुडिशल कमीशन पाकिस्तान या केनिया से
फर्क पड़ जाएगा तो नहीं पड़ेगा मेरे ठीक, ख्याल से। अली मुस्तफा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। टीआरटी वर्ल्ड सीनियर सहाफ़ी अली मुस्तफा साहब की फाइंडिंग्स क्या है उन्होंने आपके सामने रखी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मौसम सरमा में गैस की दस्तयाबी के हवाले से क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया है वो स्टेटमेंट आपके सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। मौसम सरमा में गैस की दस्तयाबी से मुतालिक वफाकी वज़ीर मुसद्दक मलिक का क्या मौक़िफ़ है और क्या स्ट्रैटेजी हुकूमत पाकिस्तान की, ज़रा वो उन्हीं की ज़ुबानी आपके सामने रखता हूँ। औकात हैं उसमें इंशाल्लाह यकीनी तौर पे गैस मिलेगी, यही उनको मैंडेट दिया गया है। कोशिश ये की जाएगी कि तवातर के साथ गैस आती रहे और रात के वक्त जैसा आप कह रहे हैं जब सोने का वक्त है उस वक्त बेशक उसका प्रेशर कम हो जाए, बेशक कम हो जाए, ये कहा गया है। मगर ज़रा प्लान आ लेने दीजिए, फिर मैं तो हाजिर होता ही रहूँगा। जो विंटर की प्लानिंग है वो तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सपोर्टर्स प्राइमरीली थे, वो तमाम उन एक्सपोर्टर्स की जो ज़रूरियात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए एक जॉइंट प्लान बनाएंगे। इस मामले में मज़ीद बात करेंगे अगले प्रोग्राम्स में। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।